घर में कुछ और हो ना हो, एक किताबों का कोना ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास ग्रामोफ़ोन रिकॉर्ड्स का और विनाइल रिकॉर्ड्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है, तकरीबन 55,000 रिकॉर्ड्स। तो हमने एक दिन बस उसको खंगालना शुरू किया और अचानक से मेरे हाथ में एक विनाइल रिकॉर्ड आता है, जिसके कवर पे लिखा होता है मेहदी हसन सिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ हिंदी फ़िल्म। फ़िल्म का नाम था। तो जब ये रिकॉर्ड हुआ, प्रेस हुआ, तो वो जो नेशनल रिकॉर्ड है, उस नेशनल रिकॉर्ड पे जो लेबल होता है, उस लेबल पे 2 झंडे लगे हैं। एक यूनियन जैक का और दूसरा रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ, मतलब इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर हुआ। उस पे गीत कौन-सा है, मैं लोगों को कहता हूँ कि जैसे आप कोई किताब घर में लाते हैं, तो आप उसको लाल-पीले कपड़े में बाँध के कोने में मत रखिए, उसको अगरबत्ती मत दिखाइए। किताबें ज्ञान का स्रोत होती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में। मैं आपके साथ रूफ़ी ज़ैदी और हम ग्रामीण विकास मंत्रालय में सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी वीक। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश झा सर हैं, जिनके बारे में कुछ भी कहना बेमानी है। कोई भी इंट्रोडक्शन उनकी शख्सियत को बयां नहीं कर सकता, इसीलिए मैं भी बिल्कुल भी वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा अखिलेश सर के पास जाऊंगी। अखिलेश सर, जब मैं सोच रही थी कि कैसे आपका तारुफ कराया जाए, पॉडकास्ट की शुरुआत कैसे हो, तो मुझे ये कन्फ्यूज़न था कि किस बात से शुरू करूँ? क्योंकि अगर आपको ग्रामोफ़ोन के इतिहासकार के तौर पे देखा जाए, तो वो काम भी आपका बेमिसाल है, ऑथर के तौर पर भी, आप डेटा आर्टिस्ट हैं और क्या-क्या आपके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए मुझे लगा कि लोग मुझे नहीं सुनना चाहेंगे, सिर्फ़ आपको सुनना चाहते हैं। तो सर, हम राष्ट्रीय लाइब्रेरी वीक मना रहे हैं। आपका किताबों के साथ रिश्ता कैसे शुरू हुआ? बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं बड़ा लकी रहा कुछ मामलों में कि किताबों का न सिर्फ़ घर से इस तरह से वास्ता था कि घर में बहुत सारी किताबें थीं। इस तरह से भी था कि मेरे पिताजी बहुत बड़े लेखक थे और उनकी तकरीबन 80 किताबें प्रकाशित हैं। तो फ़िज़िकली किताबें देखीं, किताबों के बनने का, उनके प्रोसेस करने का, उनके प्रकाशित होने का, उनके पुरस्कृत होने का, वो जो पूरा सफ़र होता है, वो मैंने देखा। और फिर बहुत बालपन से, बहुत छोटे जब हम थे, तो बाबूजी की किताबों में प्रूफ़ रीडिंग करना, फिर प्रूफ़ का मतलब क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। अब तो कंप्यूटर्स हैं, तब टाइप सेटिंग होती थी, तो किताबें कैसे टाइप सेट होती हैं। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है किताबों की, वो समझने का और उससे रूबरू होने का बचपन से मौका मिला, सौभाग्य मिला। तो रिश्ता तो तकरीबन उतना ही है जितनी मेरी उम्र है किताबों से। जी। सर, जब आपसे बात हो रही थी तो आपने एक बेहद खूबसूरत कविता जो किताबों पर थी, हुँ। वो सुनाई थी कि किताबें क्या हैं और क्या नहीं है। इस कविता को पढ़ने से पहले कि मैं अ, नॉन फ़िक्शन पढ़ता ज़्यादा हूँ, नॉन फ़िक्शन लिखता भी हूँ। फ़िक्शन बहुत कम लिखता हूँ। तो एक छोटी बहर की कविता है, जिसका शीर्षक है किताब। तो बचपन से जैसा हमने किताबों का तजुर्बा किया है, तो उसी पर है कि जिसमें न रखा हो मोर का पंख, न मखमल के पत्ते, वो किताब कहाँ। जिसके गत्ते पर न हो कपिल देव की मधुबाला की तस्वीर, वो किताब कहाँ। जिसके गत्ते में न महफूज हो वो चिट्ठी उसकी, वो किताब कहाँ। जिसमें न सजती हो एक रेशम की डोरी, न बुकमार्क हो जिसमें जिसमें न सजती हो एक रेशम की डोरी, न बुकमार्क हो जिसमें, वो किताब कहाँ। जिसमें वक़्त की खुशबू न हो, जिसमें वक़्त की खुशबू न हो वक़्त का निशान, वो किताब कहाँ। और आखिरी जो पद है इसमें, जो तुम्हारी छाती पे बिछती न हो, किताबें महबूबा होती हैं। जो तुम्हारी छाती पे बिछती न हो,
सिरहाने से लगती न हो वो किताब कहाँ। वाह सर! क्या बात है। आपने बेहद शानदार लिखा है और कितनी सरल भाषा में आपने किताब को परिभाषित कर दिया है। सर, जी। किताबों से आपका रिश्ता पुराना है, आपने कहा जितनी आपकी उम्र है उतना ही लंबा ये नाता है। तो सर, पहली बार आप लाइब्रेरी कब गए थे? कौन-सी थी वो लाइब्रेरी? क्या वो एहसास था और क्या वो किस्सा था? हाँ, ये ऐसा सवाल है जो मेरे रोएँ खड़े कर देता है। बात 86 की है, 1986 की। मैंने बोर्ड का इम्तिहान दिया था और उसके बाद रिज़ल्ट में करीब 6 महीने का टाइम होता है। तो हमारे स्कूल में एक छोटी-सी लाइब्रेरी होती थी जहाँ हम जाया करते थे। तो जब बोर्ड का इम्तिहान हो गया और आप छात्र हैं नहीं और उसके बाद किसी नई लाइब्रेरी में आपका प्रवेश होने में भी वक़्त है, तो मैंने पता किया कि मेरे घर के पास कौन-सी लाइब्रेरी है। तो एक पुस्तकालय था वहाँ पे बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद एक बहुत पुरानी संस्था थी, बहुत सम्मानित संस्था थी। उसमें आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर बहुत बड़े-बड़े विद्वान आया करते थे। उसकी लाइब्रेरी बहुत फ़ेमस थी, तो मैं जानता था कि वहाँ एक पुस्तकालय है, मैं चला गया वहाँ। तो मैं उस समय छोटा-सा था, हाफ़ पैंट पहनता था तब। तो लाइब्रेरियन के पास गया तो उन्होंने कहा कि भई यहाँ क्या करने आए हो? हमने कहा मैं पढ़ने आया हूँ। बोले ये तो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो पीएचडी करते हैं उनके लिए लाइब्रेरी है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो मैंने कहा कि इस लाइब्रेरी में तो कोई नहीं है, आप यदि मुझे आने देंगे तो मैं थोड़ा पढ़ लूँगा। तो बहुत ख़ैर उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाना, लेकिन इतने बजे खुलती है, इतने बजे चले जाना, यहाँ शोर नहीं करना, कुछ नहीं करना। हमने कहा बिल्कुल नहीं। तो 9 बजे वो पुस्तकालय खुलता था, मुझे याद है मैं पहले दिन साढ़े 8 बजे अपना कॉपी-वॉपी लेके कुछ पेन-वेन लेके पहुँच गया था। और जब तक मेरे रिज़ल्ट्स नहीं आए, जब तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तकरीबन 6 महीने का वक़्त था। मैं बिल्कुल हर दिन जैसे आदमी कोई मंदिर जाता है या मस्जिद जाता है, मैं हर दिन जो है वो नहा धो के नाश्ता तैयार हुआ, नहीं हुआ, खाना खाया, नहीं खाया, मैं पहुँच जाता था। और मुझे आखिर में जब लाइब्रेरी का टाइम समाप्त होता था, तो तकरीबन धक्के देकर मुझे निकाला था कि अब जाओ, अब ऑफ़िस ये लाइब्रेरी का टाइम खत्म हो गया, आप चले जाइए। और वो जो 6 महीने की पढ़ाई थी, मैं हमेशा कहता हूँ, अपने बच्चों से भी कहता हूँ और अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि मेरी पूरी जो भी अकादमिक जो भी मेरी तमीज़ है थोड़ी बहुत, वो सब उसी पुस्तकालय की दी हुई है। उन किताबों की दी हुई है जो उन खानों में बंद थे और शायद उनको पाठकों की तलाश थी। आज भी मैं जब जाता हूँ पटना शहर, वो मेरा बचपन का शहर है, तो उस कैंपस को उसी तरह से देखने चला जाता हूँ जैसे कोई मंदिर में या मस्जिद में अपने खुदा या अपने भगवान को देखने जाता है। तो पुस्तकालय से रिश्ता बड़ा, उस पुस्तकालय को जब भी मैं याद करता हूँ, मुझे उसकी सीढ़ियाँ, मुझे उसकी मेज़, उसकी कुर्सियाँ, वहाँ पर जो लोग 1-2 आते थे कभी-कभी अखबार पढ़ने के लिए। और एक बड़ी खूबसूरत सी घटना याद है कि अ, मैं छोटा-सा था, वहाँ पढ़ने जाता था। मेरा पहला आर्टिकल जो एडिट पेज पे छपा वो 86 में छपा, उसी साल। और लोगों को पता था कि मैं स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत पढ़ता हूँ, क्रांतिकारियों को बहुत पढ़ता हूँ। तो मेरा एक आर्टिकल पाटलिपुत्र टाइम्स उस समय एक नेशनल डेली होता था, उसमें एडिट पेज पे छपा। तो लाइब्रेरियन ने उस दिन मुझे बुला के और मेरी पीठ थपथपाई एंड वाज़ वेरी प्राउड ऑफ मी कि ये बच्चा जो यहाँ पढ़ता था उसका लिखा हुआ जो है इस अखबार के नेशनल डेली के एडिट पेज पे प्रकाशित हुआ। उसके बाद मेरे लिए किताबों की सीमाएँ समाप्त हो गईं। मुझे लोगों ने फिर किताबें घर भी लाने के लिए अनुमति दे दी कि तुम 2 किताबें ले जा सकते हो, पढ़ के वापस कर सकते हो। तो पुस्तकालयों से बड़ा अ, भावुक सा नाता है और बहुत ऐसी उसमें चीज़ें हैं जो मुझे बहुत आंदोलित करती हैं आज भी कि घर में कुछ और हो ना हो, एक किताबों का कोना ज़रूर होना चाहिए। जी सर, बहुत ही इमोशनल आपका रिश्ता किताबों के साथ और ये विरासत में आपको मिला है ये नाता।
तो सर वो कौन-सी पहली किताब थी जिसको आपने पढ़ा और आपको लगा कि आप भी लिख सकते हैं, आपको भी लिखना चाहिए? एक ऑथर बनने की जो प्रेरणा है, जो एक किक है, वो आपको कहाँ से मिली? मेरे जीवन की जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाली किताब है, वो आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है, मेघदूत एक पुरानी कहानी। हुँ, कहते हैं कि भारत में कि यदि कोई पढ़ा-लिखा आदमी है, तो उसकी 2 निशानियाँ होती हैं। या तो वो मेघदूत पर टीका करे, उसका भाष्य लिखे या गीता पे भाष्य लिखे, मतलब आपकी विद्वत्ता की पहचान 2 ही चीज़ों से होती है। तो ये उन्हीं के शब्द हैं, आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। मैं मेघदूतम मूल जो है पढ़ चुका था और वो हमारे आईएएस के एग्ज़ाम में भी था, मेरा संस्कृत विषय था सिविल सर्विसेज़ में और अदरवाइज़ भी मैं बहुत पढ़ चुका था। लेकिन जब मैंने आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की वो किताब पढ़ी, मेघदूत एक पुरानी कहानी, तो मैं भावुकतावश नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कि साहित्य का छात्र हूँ और मैंने ठीक-ठाक किताबें पढ़ी हैं। मुझे बहुत बार लगता है कि जितना प्रभाव मेरे जैसे पाठकों पर मेघदूत के ओरिजिनल रूप का नहीं होता, उससे ज़्यादा प्रभाव जो है मेघदूत एक पुरानी कहानी का होता है। उसकी भाषा इतनी प्रांजल थी, उसकी भाषा इतनी व्यावहारिक थी। पहली बार मैंने देखा कि एक हिंदी का इतना बड़ा विद्वान, संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान, पब्लिक रिलेशंस ऑफ़िसर शब्द का प्रयोग अ, अपने इस मेघदूत के भाष्य में करता है और बहुत सहजता से करता है। हुँ, तो भाषा को लेकर के जो आदमी के मन में बहुत सारा ये रहता है कि बहुत विशुद्ध भाषा होनी चाहिए। इसमें आप उर्दू के लफ्ज़ न लाएँ, अंग्रेजी के शब्द न लाएँ, तत्सम तद्भव। उन सब से परे होना जो है उस किताब ने मुझे सिखाया। और तब से लेकर आज तक जो उसकी पहली प्रति है वो आज भी मेरे पास है। और आप यकीन जानिए कि अभी जो दोबारा उसका संस्करण आया, मेघदूत एक पुरानी कहानी, तो मैंने उसकी दर्जनों प्रतियाँ जो हैं अपने मित्रों को मैंने गिफ्ट की होंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी को किताबों से जोड़ सकते हैं, तो अच्छी किताबों से जोड़ सकते हैं। सिर्फ़ ये कह के कि आप किताबें खरीदिए, पढ़िए, इसका कोई मतलब होता नहीं है। तो सबसे पहली जो मुझे प्रभावित करने वाली किताब और हाँ, उससे मुझे भाषा की तमीज़ ये भी आई कि अच्छा पढ़ के आप अच्छा लिख सकते हैं। यदि आप अच्छा हुँ। पढ़ते नहीं हैं, तो अच्छा लिख नहीं सकते। तो मेरी भाषा में आपको जो कुछ भी थोड़ी बहुत पढ़ने लायक चीज़ मिलती है, वो आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ के जो कुछ मैंने हासिल किया है, बस वही तमीज़ है उसमें और कुछ नहीं है। सर, आपकी लिखी हुई कुछ किताबें हमारे पास यहाँ भी हैं और जी, जब हम आपकी किताबें देखते हैं तो उसमें मेरे मेहंदी हसन भी हैं और उसमें आदि शंकर भी हैं। जी, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल अलग। जी। ये वैरायटी आप कैसे लाते हैं सर, अपनी लेखनी में? अ, मुझे लगता है कि ज्ञान की जैसे कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही आपकी जिज्ञासा की भी कोई सीमा नहीं होती। बहुत बार मैं लोगों को देखता हूँ कि वो आदमी बहुत फ़ोकस्ड है। जब हम ये कहते हैं, तो ये कहते हैं कि जैसे कोई इंजीनियर है, तो उसको इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन बहुत अच्छा इंजीनियर है और उसको इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और नहीं आता, ये बहुत श्लाघ्य नहीं माना जाता, उसको और भी चीज़ें आनी चाहिए। तो मैंने अपने जीवन में हमेशा अपनी जिज्ञासा में जितना भी विस्तार संभव है, वो मैं रखता था। पहली बार मेहदीन साहब को मैंने रेडियो पर शायद रेडियो पाकिस्तान का कोई चैनल लगा होगा, मैंने उनकी कोई गज़ल सुनी और उसके बाद मैं आज तक मैंने जितना कुछ भी संगीत में सुना है, उसमें 90% समय समय मैंने जो है मेहदीन साहब को सुनने में लगाया होगा। बाकी 10% में सबको और मैंने उनको लाइव भी सुना था और मैं ये भी देखता था कि कैसे संगीत लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो मेरा सौभाग्य ऐसा हुआ कि मैं उनसे मिलने पाकिस्तान गया और मेरी उनसे मुलाकात हुई और जब उन्होंने यहाँ के संगीतकारों के बारे में, गायकों के बारे में पूछा, तो अचानक से उन्होंने एक तस्वीर दिखाई, इसमें लता मंगेशकर जी थीं। उन्होंने कहा कि कैसी हैं लता बाई? हमने कहा अच्छी हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो लता बाई पे एक किताब आ रही है। मैं मेहदीन साहब को बाबूजी बोलता था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाबूजी पे कोई किताब नहीं है। वो बहुत बीमार भी थे उस समय में वो। तो हमने कहा हाँ, ये होनी चाहिए, मैं किसी से बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं किसी से बात नहीं है, तुमको लिखना है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और चूँकि उनकी जो माली हालत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने बहुत कम समय में तकरीबन मुझे लगता है कि 1 महीने में ये किताब पूरी की थी। और इसका शीर्षक मैंने मेरे मेडिटेशन इसलिए लिखा था एक डिस्क्लेमर की तरह
कि ये मेरे मेहदी हसन है, आपके भी हो सकते हैं। हुँ, लेकिन इसकी जो सीमा है, इसकी जो बाउंड्री है, वो मेरी बहुत निजता में है हुँ। कि मैं अपने बाबूजी को, मेहदी हसन साहब को कैसे देखता हूँ। तो वो किताब पहली किताब थी मेहदी हसन साहब पे और अभी भी शायद एक्सक्लूसिव किताब आप कहेंगे तो यही एकमात्र किताब है। इसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ और पाकिस्तान में और बाकी दुनिया के देशों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आदि शंकर मैं जब सिविल सर्विसेज़ का इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे पूछा गया कि आपके चूँकि मैं इतिहास और संस्कृत दोनों का छात्र था, दोनों मेरे विषय थे, कि आपके आदर्श ऐतिहासिक व्यक्तित्व कौन हैं? तो मेरा जवाब था कि आदि शंकराचार्य। तो बोर्ड की तरफ से एक बड़ा अनकम्फर्टेबल करने सा सवाल आया। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे मन में था कि मैं कभी समय मिला तो करूँगा। तो फिर मैंने आदि शंकराचार्य पर ये एक पटकथा लिखी थी जो मुझे लगता है कि मेरी जो सबसे अच्छी किताब और जो मुझे लगती है कि शायद ये दैवी कृपा से हुई है, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो वो किताब ये आदि शंकर है। सर, जब आप ये किस्सा बता रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और जो लोग भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे या सुनेंगे और वो जब इस हिस्से पर आएँगे तो उनके रोंगटे भी लाज़मी है कि खड़े हो जाएँगे। सर, मेहंदी हसन से जुड़ा कोई और किस्सा जो अभी आपको याद आ रहा हो? जी, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि बाबूजी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बॉर्डर की उस तरफ से थे, उन्होंने फ़िल्मों में गाया, आपने क्यों नहीं गाया? क्योंकि मैंने उनका कुछ भी यहाँ की फ़िल्मों में गाया हुआ नहीं सुना था। हमने गुलाम अली साहब को हमने सुना था, रूना लैला को सुना था, बहुत सारे लोगों को सुना था। तो उन्होंने कहा कि देखो, मुझे याद नहीं है कि मुझे किसी ने कभी गाने के लिए कहा और मैंने मना किया हो। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने एक फ़िल्म के लिए गाया है। तो अब मेरे कान खड़े हुए और उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। तो मैं जब लौट कर आया पाकिस्तान से तो मेरे पास ग्रामोफ़ोन रिकॉर्ड्स का और विनाइल रिकॉर्ड्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है, तकरीबन 55,000 रिकॉर्ड्स। तो हमने एक दिन बस उसको खंगालना शुरू किया और अचानक से मेरे हाथ में एक विनाइल रिकॉर्ड आता है जिसके कवर पे लिखा होता है मेहदी हसन सिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ हिंदी फ़िल्म। फ़िल्म का नाम था मृगतृष्णा। तो उसके बाद मेहदीन साहब के परिवार के सारे लोग मेरे मेहमान होकर आए थे जब ये किताब रिलीज़ हुई थी हिंदुस्तान। तो मैंने वो जो एलपी थी मृगतृष्णा की वो मेहदीन साहब के लिए भेजी और उसके साथ उसकी पूरी कहानी और जो उस फ़िल्म के डायरेक्टर थे मैंने उनको ढूँढा, वो लखनऊ में रहते थे। मैंने उनसे फिर उनका वाक़या जानना चाहा कि ये कैसे मुमकिन हुआ? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में आर्ट के फ़ील्ड में, सिनेमा के फ़ील्ड में ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसकी कहानी आपको शायद कोई और नहीं बताएगा। ये फ़िल्म ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी थी जब मेहदीन साहब आए थे पहली बार हिंदुस्तान, पार्टीशन के बाद। तो जो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उन्होंने किसी तरह से उनका रिश्ता था क्योंकि राजस्थान से थे मूलतः। तो उन्होंने कहा कि भई आपको ना एक फ़िल्म दिखानी है जो हमने बनाई है। तो उन्होंने मृगतृष्णा दिखाई कि फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है। तो मेहदी साहब ने कहा कि इसमें मेरा गाना कहाँ है? तो बोला हम इसीलिए तो आपको ये दिखाना चाह रहे थे। रिलीज़ हुई फ़िल्म में दोबारा से जो है ये गाना रिकॉर्ड किया गया और जो आर.एस. शुक्ल बताते हैं कि जब मैं उनसे गया था मिलने लखनऊ, काफ़ी लंबा-सा इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने कहा कि सारे लोग ज़ैप्ट थे उस फ़िल्म में लता मंगेशकर ने गाया है, उसमें मोहम्मद रफ़ी ने गाया है और उसमें मेहदीन साहब ने भी गाया है। तो ये बड़ी ऐतिहासिक चीज़ थी कि जो जिस फ़िल्म के बारे में उनको याद नहीं था, वो फ़िल्म मैं ढूँढ पाया और उस फ़िल्म का एलपी और फिर उसका जो डिजिटाइज़्ड रूप था, वो दोनों हमने उनको भेजा था और वो बहुत खुश हुए थे। जी। सर, अभी आपने ज़िक्र किया कि आपके पास 55,000 से ज़्यादा जो रिकॉर्ड्स हैं। सर, सिविल सर्वेंट बनने की कहानी आपकी हमें समझ में आती है, किताबों के साथ आपका रिश्ता हमें समझ में आता है कि वो विरासत में मिला। ग्रामोफ़ोन्स, रिकॉर्ड्स, इतनी बड़ी ग्रामोफ़ोन्स और रिकॉर्ड्स की लाइब्रेरी, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अ, ये भी कुछ तो घर से हमारे घर में बहुत अच्छा ग्रामोफ़ोन होता था और कुछ अच्छा कलेक्शन भी था। लेकिन ये बड़ा फ्रेजाइल होता है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, तो आपको उसको बहुत छूने की
परमिशन नहीं होती थी कि ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, ख़राब हो जाएँगे। तो एक बार मैं स्कूल ट्रिप से गया था कलकत्ता, जिसमें मुझे सड़क के किनारे घर से कुछ पैसे मिले थे, तो मैंने पूछा कितने का मिलता है, तो उस समय ₹1 के 4 रिकॉर्ड मिल रहे थे। तो मेरे पास 5 रिकॉर्ड थे, मुझे याद है मैंने 20 रिकॉर्ड बिना पानी पिए, बिना समोसा खाए कलकत्ता से वो लेकर चला आया। उसके बाद से मुझे ठिकाना पता था कि कहाँ रिकॉर्ड ढूँढने जाना है। तो पहले तो सिर्फ़ ये कि वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं सिर्फ़ खरीदता गया। एक दौर आया करीब 20 साल पहले, जब मुझे लगा कि शायद इन ग्रामोफ़ोन रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो हम नहीं जानते हैं, या कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो दोबारा से कही जा सकती हैं। और जब मैं उनको उनकी आर्काइविंग कर रहा था, उनकी लिस्टिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि इसमें ऐसे सिलसिले बन रहे थे जैसे कि हमारी आज़ादी के 75 साल होने वाले थे। तो हमने कहा कि हम जो आज़ादी की कहानी दोबारा से कहना या सुनना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा सोर्स जो है ग्रामोफ़ोन में है। तो फिर हमने एक 75 एपिसोड की वेब सीरीज़ की आज़ादीनामा, जो बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि लाखों लोगों ने देखी, लेकिन हज़ारों लोगों ने देखी, और उसका एकेडमिक इन्फ्लुएंस बहुत हुआ। इतना कि बहुत सारे एपिसोड्स पे फ़िल्में बनी, कुछ फ़िल्में बन रही हैं, और जो एकेडमिया पोर्टल है, वो मुझे बार-बार ये बताता रहता है कि आपका ये एपिसोड जो है इस पीएचडी की थीसिस में रेफ़र की गई है। तो नॉर्मली वेब सीरीज़ का किसी पीएचडी में, किसी रिसर्च पेपर में उसका रेफ़रेंस दिया जाना, इस बात को दर्शाता है कि ग्रामोफ़ोन में कितनी संभावना है। तो उससे हौसला बढ़ा, और फिर हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं कि ग्रामोफ़ोन से आप क्या-क्या हासिल कर सकते हैं जो आपको बाकी सोर्सेज़ में अवेलेबल नहीं है। कुल मिलाकर ये कि जैसे किताबें, जैसे मैगज़ीन, जैसे बाकी पीरियोडिकल्स या बाकी मूर्ति, मंदिर, तमाम चीज़ें आप हिस्ट्री के सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं, वैसे ही ग्रामोफ़ोन के रिकॉर्ड्स भी हिस्ट्री के सोर्स की तरह यूज़ किए जाने चाहिए, और वो किए जा सकते हैं। उसकी पूरी कवायद जो है हम ग्रामोफ़ोन से करते हैं। सर आपने माननीय प्रधानमंत्री को भी एक दुर्लभ जो रिकॉर्ड है वो गिफ्ट किया। जी। उसके बारे में कुछ बताइए क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ? कौन-सा रिकॉर्ड था? क्या वो किस्सा है? कैसे आप वहाँ पर पहुँचे और माननीय प्रधानमंत्री को वो गिफ्ट किया? ये देखिए, मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत रूप से गरिमा पूर्ण और ये बहुत ऐतिहासिक क्षण था। जो रिकॉर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजाया हमारे आर्काइव से, 2 रिकॉर्ड्स बजाए। तो जो पहला रिकॉर्ड बजाया वो था अ, एक लेबल है नेशनल रिकॉर्ड करके। ये एडिसन बेल कंपनी जो थी, उसका एक जेनेरिक लेबल था, नेशनल रिकॉर्ड। उसपे एक हेनरी कार्ल पोर्टर, वेस्टर्न म्यूज़िक के बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं, अमेरिका के थे। वो 1904 में साउंड इंजीनियर बन के हिंदुस्तान भेजे जाते हैं निकोल कंपनी के द्वारा। निकोल एक बहुत मशहूर कंपनी थी म्यूज़िक में, स्विट्ज़रलैंड में और बाकी जगह उनका काफ़ी काम था। तो वो ग्रामोफ़ोन में जो इंडियन म्यूज़िक है, इंडियन साउंड है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उन्होंने तकरीबन 400 रिकॉर्डिंग्स की थी 1904-1905 में। तो तकरीबन बात मार्च 1905 की है, जब हेनरी कार्ल पोर्टर कलकत्ता में कलकत्ता के जितने भी म्यूज़िशियंस थे, उनको वो रिकॉर्ड कर रहे थे। उसी में उन्होंने नारायण चंद्र मुखर्जी करके एक बहुत बड़े कलाकार थे, जो राम प्रसादी संगीत और श्यामा संगीत के अच्छे गायक थे। उनकी आवाज़ में राग मल्हार में वंदे मातरम रिकॉर्ड किया। और चूँकि उस समय हिंदुस्तान में ग्रामोफ़ोन रिकॉर्ड को कॉपी करने की, प्रेस करने की तकनीक नहीं थी, बल्कि पूरे एशिया में नहीं थी। तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी प्रेस होने के लिए जर्मनी जाती थी। बट थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग इंग्लैंड में भी होती थी, थोड़ी बहुत प्रेसिंग इंग्लैंड में भी होती थी। तो ये जो रिकॉर्डिंग थी नारायण चंद्र मुखर्जी की, वो प्रेस हुई इंग्लैंड में। और ये वंदे मातरम की पहली रिकॉर्डिंग थी। इससे पहले ये वंदे मातरम की आवाज़ कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। और सबसे ख़ास बात ये थी कि वो राग मल्हार में था। वो वही राग था जिसमें बंकिम चंद्र स्वयं और रवीन्द्रनाथ टैगोर, जदू भट्ट और बाकी सारे लोग भी उसी राग में उसको रिकॉर्ड करते थे। तो जब ये रिकॉर्ड हुआ, प्रेस हुआ, तो वो जो नेशनल रिकॉर्ड है, उस
नेशनल रिकॉर्ड पे जो लेबल होता है, उस लेबल पे 2 झंडे लगे हैं। एक यूनियन जैक का और दूसरा रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ, मतलब इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर हुआ। उस पे गीत कौन-सा है, तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम इतना लिखा है। बाद की हुँ। रिकॉर्डिंग में आपको सिर्फ़ वंदे मातरम लगता है। और ये वो रिकॉर्ड है, आप देखेंगे जब आपको 1906 में जब सावरकर इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ पर जो इंडिया हाउस था जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते थे, जब यहाँ से पढ़ने जाते थे, तो वो एक तरह का ऐसा हॉस्टल था जिसमें बहुत सारे बच्चे रहते थे। तो उसमें जो भी इवेंट होता था, जैसे यहाँ से मान लीजिए दादा भाई नौरोजी गए, लाला लाजपत राय गए या गांधी गए या कोई भी गया, उनके सम्मान में जब कोई सभा होती थी, तो कुछ भाषण होते थे, कुछ गीत-वीत होता था। तो उसमें उन्होंने एक चीज़ जो नियमित कर दी थी कि वंदे मातरम का रिकॉर्ड बजेगा, तो यही रिकॉर्ड था जो ग्रामोफ़ोन पर बजता था। तो ये इतना ऐतिहासिक क्षण था, जब हमने वो पूरी दास्तान प्रधानमंत्री जी को बताई, तो निश्चित रूप से बहुत आह्लादित थे और ये देश के लिए पूरा गौरवपूर्ण क्षण था कि जब हम ये 150वाँ साल मना रहे हैं भारत में वंदे मातरम का, तो उस कार्यक्रम का आगाज़ जो है, वो उस पहली रिकॉर्डिंग से हुआ, तो उसका सौभाग्य मुझे और रश्मिता को मिला। तो हम निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय के और माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। सर बेहद ख़ास वो क्षण रहा होगा क्योंकि हमें वो सुनकर गूज़बम्प्स आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके लिए एक बहुत ही अलग अनुभव वो रहा होगा। सर आप सिविल सर्वेंट हैं, उसमें भी फाइनेंस, अकाउंट्स इस तरह के विभाग और साथ में साहित्य, ये दोनों ही बिल्कुल अलग पहलू नज़र आते हैं। तो कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? और क्या साहित्य का असर आपकी सर्विसेज़ या कार्यशैली पर भी पड़ता है? अ, मुझे लगता है आप जो कह रही हैं उससे मैं इनकार नहीं कर सकता, असर तो निश्चित रूप से होता है और हमारा देश ऐसा है जो कहता है कि साहित्य, संगीत, कला इनसे यदि आप विहीन हैं तो आप बिना पूँछ के पशु हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं साहित्य पढ़ता हूँ, संगीत सुनता हूँ तो शायद मेरी समझ बेहतर होती है किसी भी चीज़ की। और रही बात फाइनेंस, अकाउंट्स की, तो कुछ ट्रेनिंग से, कुछ अपने पैशन से, कुछ टेक्नोलॉजी से काम चलाया, तो अ मुझे लगता है कि मैंने अपने दायित्वों का निर्वाह भी गंभीरता से किया और मुझे उसका गर्व भी रहता है। जी। सर हमारे मिनिस्ट्री में बहुत से युवा हैं और जिस जो लोग इस वक़्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें भी एक बड़ी संख्या युवाओं की है। आपकी वो कौन-से रिकमेंडेशंस हैं युवाओं के लिए, जो किताबें उनको पढ़नी ही चाहिए, जो उनकी लिस्ट में होनी ही चाहिए? ऐसी अगर मैं आपसे जो लिस्ट है उसको सिर्फ़ 5 तक सीमित करने की कोशिश करने के लिए कहूँ, जो मैं जानती हूँ बड़े मुश्किल होगा आपके लिए, हुँ, लेकिन हुँ। वो टॉप 5 किताबें कौन-सी होंगी? ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो मेरी पसंदीदा किताबें हैं वो जी। मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। एक तो सबसे पहले इस देश में हर एक व्यक्ति को वेद ज़रूर पढ़ना चाहिए और मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ। मेरी एक किताब है वेद गाथा, जो मैंने इसलिए लिखी कि वेद क्यों पढ़े जाने चाहिए। वेद इसलिए पढ़े जाने चाहिए कि मेरी अपनी व्यक्तिगत इसमें कि मैं वेदों को सिर्फ़ धर्म ग्रंथ की श्रेणी में नहीं मानता। वेद जो है शाश्वत ज्ञान के स्रोत हैं और जो एक कंटेम्परेरी सोसाइटी ने हज़ारों साल पहले जब भी वेद मंत्र देखे गए और संकलित किए गए, तो उसमें ज्ञान का इतना सुंदर भंडार है। मैं लोगों को कहता हूँ कि जैसे आप कोई किताब घर में लाते हैं, तो आप उसको लाल-पीले कपड़े में बाँध के कोने में मत रखिए, उसको अगरबत्ती मत दिखाइए। किताबें ज्ञान का स्रोत होती हैं, वेद बहुत बड़े स्रोत हैं, तो वेद तो सबसे पहले पढ़ने चाहिए, निश्चित रूप से। उसके बाद उपनिषदें ज़रूर पढ़नी चाहिए। हुँ। अ, और उपनिषदें यदि आप पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा कितनी अच्छी थी। एक छोटा-सा उपनिषद का मतलब क्या होता है? सामने बैठकर जैसे हम आप बात कर रहे हैं, यही इसी इसी को उपनिषद कहते हैं। सामने बैठकर जो आप हासिल करते हैं, उसको उपनिषद कहते हैं। हमारे यहाँ गुरु परंपरा या गुरु शिष्य परंपरा ऐसी थी कि मैं गुरु हूँ, आप शिष्य हैं। आप नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूँ, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ।
10 मिनट के बाद मुझे एहसास होता है कि आप में शायद वो बात हो गई है कि मैं आपसे सीख सकता हूँ। मेरी जगह बदल जाती है, मैं नीचे चला जाता हूँ, आप ऊपर बैठ जाते हैं। इतनी जो है वो आप कह सकते हैं कि रेज़िलियंस जो है हमारे यहाँ नॉलेज ट्रेडिशन में था। और जब हम विश्वगुरु होने की बात करते हैं, तो हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं। यदि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, तो हम विश्वगुरु हो सकते हैं। और ये धर्मग्रंथ नहीं है, मैं बार-बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। इन दोनों के बाद यदि मैं पहली किताब कहूँगा तो मेघदूत एक पुरानी कहानी। उसके बाद दोबारा आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है अनाम दास का पोथा। वो उपनिषदों पर ही आधारित है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके अलावा एक किताब मैंने कुछ साल पहले पढ़ी थी। अ मोहनजोदड़ो। ओम थानवी साहब एक बहुत बड़े पत्रकार इस देश के हैं। उनकी एक यात्रा थी जब वो मोहनजोदड़ो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो, सोहनजोदड़ो टाइप। तो उन्होंने पहली बार उसको खुलासा करके कि ये मरोमो का जो टीला है उसको मोहनजोदड़ो कहते हैं। पतली-सी किताब करीब 90-100 पेज की किताब है और मैं साहित्य के साथ-साथ इतिहास का भी छात्र रहा हूँ। मैंने उस किताब में देखा कि एक पत्रकार इतिहास के इतने गंभीर विषय पर इतना अच्छा लिखता है कि जो बहुत सारी इतिहास की किताबों से मोहनजोदड़ो के प्रति जो आपका आकर्षण नहीं होता, वो एक पतली-सी किताब से एक पत्रकार द्वारा लिखे गए यात्रा संस्मरण से होता है। तो वो उस शैली के लिए पढ़िए आप कि कैसे आप किसी गंभीर विषय पे जिसके आप छात्र नहीं हैं, आप उसको कैसे देखते हैं और कैसे लोगों से साझा कर सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी किताब है जो लोगों को पढ़नी चाहिए। सर, आपने नॉलेज इकोनॉमी की बात की, तो नॉलेज इकोनॉमी बनने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा और अभी की जो जनरेशन, जेन ज़ी की अगर हम बात करें, तो ज़्यादा जो रुझान है वो किताबों से हटकर मोबाइल फ़ोन, रील्स और ऐसी चीज़ों पर है जिसमें वक़्त बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है क्योंकि अटेंशन स्पैम बड़ा कम हो गया है। तो वो हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? एक बड़ा चैलेंज भी है। अ, देखिए अभी इसका समाधान कोई दिखता तो नहीं है सामने, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इस ब्रह्मांड में ना दुनिया में एक सेल्फ करेक्टिंग साइकिल होता है। तो जिसको आप देखते हैं कि एक डिसरप्टर की तरह आता है, वो एक्चुअली आपको चैलेंज कर रहा होता है। लोगों को हमेशा लगता रहा कि अब अखबार नहीं बचेंगे, अब किताबें नहीं बचेंगी, बट हर एक साल मैं देखता हूँ कि लिटफ़ेस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ़ 1 या 2 लिटफ़ेस्ट होता था, अब शायद हर शहर में लिटफ़ेस्ट हो रहा है। तो वो एक टूल हमारे पास आया है जिसमें जिज्ञासाएँ लोगों की तुरंत शांत होती हैं या बहुत सारी आप जल्दी चीज़ें साझा कर लेते हैं। तो मैं इसमें हमेशा सारी चीज़ें नकारात्मक नहीं देख रहा, लेकिन यदि उससे कुछ आपको लग रहा है कि समय थोड़ा ज़्यादा व्यय होता है या बहुत अच्छा उपयोग नहीं होता, आने वाले समय में शायद वो करेक्ट हो जाएगा। जो सेल्फ करेक्टिंग साइकिल है सिस्टम का, वो हर एक चीज़ को फिक्स करता है, इसको भी फिक्स करेगा। सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपसे कुछ क्विक रैपिड क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? सर, मेरा पहला सवाल, बचपन में आपकी सबसे पसंदीदा किताब? मुश्किल सवाल है लेकिन सबसे पसंदीदा किताब मेरी मेघदूत एक पुरानी कहानी। आपका पसंदीदा गाना या रिकॉर्ड जो आपके मूड को फ़ौरन बदल देता है? खू बखू फैल गई बात सनासाई की, मेहदीन साहब की गाई हुई गज़ल, राग दरबारी। एक ऐसी किताब जिसे आप बार-बार अपनी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं? अनाम दास का पोथा। एक लेखक जिससे आप मिलना चाहते हैं इतिहास में कभी? आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप किसी उपन्यास के पात्र बनते, तो वो कौन-सा होता और क्यों? अनाम दास का पोथा का रैको। क्यों? मैं उससे बहुत रिलेट करता हूँ, बहुत व्यक्तिगत तौर से मेरी ज़िंदगी में मैंने रैको के नाम से एक प्रकाशन भी शुरू किया था, रैको प्रकाशन। आपने सबसे पहली किताब अपनी ज़िंदगी की कौन-सी खरीदी थी? पहली किताब मैंने खरीदी गालिब की ग़ज़लों का एक कलेक्शन था, वो ₹2 का कुछ पुराना मुझे मिला था पटना के गांधी मैदान में शायद वो पहली किताब थी, वो, जो इस मैंने खरीदी। जी। जो अगला मेरा सवाल है उसका जवाब शायद मुझे पता है लेकिन बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल जानना चाहते हैं कि आप किताबें सुबह पढ़ते हैं या शाम को? अ, एक्चुअली रात जब सुबह को मिल रही होती है, तो वो जो वक़्त होता है वो मेरी किताबों को पढ़ने का होता है। हार्ड कॉपी या किंडल?
हार्ड कॉपी, आई एम हार्ड कॉपी मैन। एक शब्द किताबें आपके लिए क्या है? महबूबा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया हमें बहुत आपसे बात शुक्रिया। करके और इस बातचीत के दौरान हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला और ये जानने को मिला कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, उनकी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू होता है। उनके काम के अलावा वो किस तरह से अपने जुनून को संजो कर रखते हैं और किस तरह से आपका किताबों और रिकॉर्ड्स के लिए प्यार है, वो बेमिसाल है सर। और आपसे ये जो बातचीत है वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने वाली है, लेकिन हम ये पॉडकास्ट तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक हम आपसे 2 लाइनें या कोई कविता या आपका फ़ेवरेट शेर या कोई कोट जब तक हम नहीं सुनेंगे, तब तक हम ये खत्म नहीं करेंगे। यह कि मैं संस्कारों की भूमि भारत हूँ। भारतीय परंपरा में चरित्र को ही मानव जीवन का मेरुदंड माना गया है और राष्ट्र का मेरुदंड होते हैं उस राष्ट्र के चरित्रवान लोग। इस चरित्र का निर्माण होता है संस्कारों से। संस्कारों की जैसी वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित योजना भारत में की गई है, वैसी कहीं भी नहीं की गई है। इन संस्कारों की योजना मनुष्य के जन्म के पूर्व से ही आरंभ होती है। उसके जीवन काल में विकास के अनुरूप विभिन्न संस्कार संपादित किए जाते हैं और पुनः जीवन लीला समाप्त होने के बाद दाह संस्कार के द्वारा जीवन के चक्र की पूर्णता का संस्कार पूरा किया जाता है। ये संस्कार मन का उदात्तीकरण करते हैं। ये संस्कार कर्म शुद्धि, भाव शुद्धि एवं विचार शुद्धि के कारक हैं और इनसे ही अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन संस्कारों के स्रोत मात्र कुछ कर्मकांड नहीं है, परिवार और परिवेश के साथ साथ गुरु, तीर्थ, सत्संग, चिंतन, मनन, सद्ग्रंथ आदि भी हैं। यह संस्कार भूमि भारत इन स्रोतों से समृद्ध है और इसलिए विश्व को आध्यात्मिक एवं नैतिक नेतृत्व देने में पूर्णतः समर्थ है। कमाल के धन्यवाद। शब्द सर। और जैसे आपने कहा कि किताबें आपकी महबूबा हैं, तो मुझे भी एक शेर याद आ रहा है कि फिर आपकी महबूबा के लिए कहा जा सकता है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, कि इससे ज़्यादा मैं अब तेरा हो नहीं सकता। वाह! बहुत खूब। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद बहुत कि आप हमारे साथ आए, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें वक़्त निकाल कर दिया और बहुत ऐसी शुक्रिया। बातें बताई जिसे शायद हम बार-बार सुनेंगे और बार-बार सीखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।